अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की कहानी का नाम है आह। यकीनन आज की कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर रात का वक्त है और आपको नींद नहीं आ रही, हेडफोन्स उठाएं, अपनी कानों में लगाएं और कहानी को एंजॉय करें। और अगर आप शाम की चाय को एंजॉय कर रहे हैं तो साथ साथ हमारी कहानी को भी जरूर सुनें। यकीनन आपको चाय के साथ साथ कहानी का भी बहुत लुत्फ आएगा। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। ज़ेबुन्निसा अपार्टमेंट्स की इमारत से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। 3 साल कबल जब मैंने अपार्टमेंट को छोड़ा था तब रूबी के अलावा वहाँ कुछ बाकी नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो गया था। गेट के सामने मुझे सोनू की शबी दिखाई दी। वो यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार करता था क्योंकि रूबी के पास इसके लिए वक्त नहीं था। रूबी नहायत सोशल शख्सियत की मालिक थी। खैराती इदारों के लिए रकम जमा करना, यतीम खाने के बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए जदोजहद करना, ये सब इसका नस्बुल ऐन होने के बावजूद भी जिंदगी का मकसद नहीं था। वो सिर्फ सोशल होने के लिए ये सब किया करती थी। कितनी हैरत की बात थी। खैराती अदारों और यतीम बच्चों की परवरिश का एहसास रखने वाली रुबीना अली अपने घर में रहने वाले बग़ैर माँ के बच्चे के एहसासात से ना आशना थी। वो माँ की मोहब्बत को तरसता रहा। आखिरकार इसी आग में जलते हुए फना हो गया। मेरे साथ बैठी हुई मिसेस अब्बास ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मुस्तकबिल का आगाज़ पुरजोश अंदाज के साथ करो और माजी को भुला दो। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, पागल खाने से वापस आने वाले मरीज को कौन अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है? रूबी तो वैसे भी रख रखाव की बहुत आदी है। मेरे दागदार माजी के साथ न जाने मुझे कबूल करेगी या नहीं। मिसेस अब्बास बोली, अगर इसने ऐसा किया तब मेरे पास चले आना, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे कुछ देर तक मैं यहीं खड़े होकर इंतजार करूंगी। जब तुम अपनी गैलरी में खड़े होकर हाथ हिलाओगे तब मैं यहाँ से जाऊंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जिंदगी वैसे ही रवां दवां थी जैसे मैं छोड़कर गया था। कुछ भी तो नहीं बदला था। हाँ, ज़ेबुन्निसा अपार्टमेंट में एक फ़र्द की कमी हो गई थी। मैं इसे भुला देना चाहता था लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं था। गेट को अबूर करके मैं इमारत के अंदर दाखिल हो गया। सिक्योरिटी एहलकार तब्दील हो गए थे। जिनकी ड्यूटी थी वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने अपना नाम बताकर रुबीना से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। एहलकार ने इंटरकॉम पर नंबर मिलाया और चंद लम्हे गुफ्तगू के बाद मुझे बताया कि वो नीचे आ रही हैं। बरामदे के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा था। इसे वहीं से नमूदार होना था। मुझे अच्छी तरह याद था, सोनू की पैदाइश से कबल मैंने महविश को अपार्टमेंट के कागजात तोहफे में दिए थे। वो कितना खुश हुई थी, मगर हमारी खुशियों को दुनिया वालों की नज़र लग गई। दूसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान इसकी तबीयत खराब हुई। अस्पताल पहुंचने के 2 घंटे बाद जच्चा व बच्चा की मौत वाक़ हो गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और खूबरू रुबीना बरामद हुई। वो ट्राउजर और शर्ट में मलबूस थी। इसके साथ 2-2.5 साल का लड़का भी था। लिफ्ट से निकलने के बाद वो तीर की मानिंद मेरी तरफ आई। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था लेकिन इसने मौका नहीं दिया और दबे दबे लहजे में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। यहाँ अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, पागल खाने से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे और कहाँ जाना चाहिए था? तुम मेरी बीवी हो और ये अपार्टमेंट मेरी मलकियत है। वो बात को दरमियान में काटते हुए बोली, कौन सी बीवी और किसकी बीवी? हमारे दरमियान 3 साल कबल तलाक हो चुकी है और मैंने जावेद के साथ शादी कर ली है। मुझे अपने सर पर हैरत का पहाड़ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो बोले चली जा रही थी, तुम्हें शायद समझने में दुश्वारी पेश आए, ताहम अगर पागल खाने जाने से कबल अपनी हालत को देख पाते तो बाआसानी अंदाज़ा लगा लेते तुम्हारे साथ किसी औरत का जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल और सब्र आजमा हो सकता था। मैंने मजबूरन तुमसे तलाक ले ली। तुम नाराज ना होना, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने सर को झटक कर मुअत्तिल होते हुए हवासों को बहाल करने की कोशिश की और पूछा, कारखाने का क्या हुआ? रूबी के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो गुस्सीले लहजे में बोली, तुम्हारे पागल खाने जाने के बाद
इसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए चंद महीनों के दौरान दिवालिया हो गया। तब हमने इसे औने पौने दामों फरोख्त कर दिया। मैं चिल्लाते हुए बोला, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे होते हुए इसे कैसे फरोख्त कर दिया? रूबी ने मेरे सवाल की जानिब कतन ध्यान न दिया और बेचैन निगाहों से लिफ्ट की जानिब देखते हुए परेशान लहजे में बोली, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, जावेद को पता चला तो मेरी जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। तुमने जो कुछ पूछना है अपार्टमेंट के नंबर पर फोन करके पूछ लेना और दोबारा यहाँ मत आना। वो एक झटके के साथ मुड़कर लिफ्ट की जानिब चली गई। मैं बहुत कुछ कहना और सुनना चाहता था, लेकिन इसने मौका नहीं दिया। मुझे और मिसेस अब्बास की लड़की बिनिश को आज सुबह ही पागल खाने से डिस्चार्ज किया था। जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं थी, इसलिए मिसेस अब्बास ने पागल खाने से मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रूबी के जाने के बाद सिक्योरिटी एहलकार मुझे मशकूक नजरों से देखने लगा। मैं मुड़कर मिसेस अब्बास की गाड़ी की तरफ गया। वो मेरी मुंतजिर थी। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने पूछा, तो इसने तुम्हें ठुकरा दिया? हाँ, 3 साल कबल हम दोनों की तलाक हो चुकी है। एक पागल आदमी का कौन इंतजार कर सकता है? वो शादी करने के बाद एक बच्चे की माँ बन चुकी है। मिसेस अब्बास के चेहरे पर हैरत के असरात पैदा हुए। ताहम कुछ पूछने की बजाय उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और सड़क पर ले आई। उन्होंने मज़ाफात जाने वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी। मेरा दिल परेशान था और मैं बात करना चाहता था, इसलिए अफसुर्दा लहजे में बोला, मैं बहुत बदनसीब हूँ मिसेस अब्बास, मेरे साथ इससे कबल भी ऐसा हुआ है। जिंदगी जब हंसने लगती है तब अचानक ही सब कुछ खत्म होकर रह जाता है। मुझे ये शहर रास नहीं आया। मामू का इसरार था कि मैं महविश से शादी के बाद इनकी गारमेंट फैक्ट्री को संभालूं। मजबूरन यहाँ आ गया। महविश शहर में रहने के बावजूद भी गांव की रवायात की पाबंद थी। इसने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैंने शहर में रहने वाली लड़की से शादी करके गलती की है। वो मेरी खुशी में अपनी खुशी को तलाश करती थी। मामू की वफात पर बहुत अपसेट होकर रह गई। तब मैंने अपार्टमेंट खरीद कर इसके नाम किया और हम गुलशन इकबाल वाली कोठी को छोड़कर यहाँ आ गए। सोनू यहीं पैदा हुआ, लेकिन दूसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान महविश की मौत वाक़या हो गई। सोनू सिर्फ 2 साल का था। इसे संभालने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने मजबूरन रूबीना से शादी कर ली, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। शादी से पहले सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है। मुनाफकत का पर्दा तो मामला तय होने के बाद चाक होता है। वो शादी से पहले कुछ और थी और शादी के बाद इसका कुछ और ही रूप सामने आया। हर चंद के इसने कभी भी सोनू के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं किया। ताहम इसे एक जिम्मेदार माँ का प्यार भी नहीं दिया। दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना, इफ्तिताही तकरीबात में मेहमान खसूसी बनना, वो बहुत मसरूफ हो गई थी। मेरे और सोनू के लिए इसके पास वक्त नहीं था और वक्त की इस कमी और दूरी ने वो सब कुछ कर दिया जिसने मुझे होश व हवास की दुनिया से धकेल कर अंधेरों की अथाह गहराइयों का हिस्सा बना दिया। उफ खुदाया, मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे इसी वक्त मर जाना चाहिए था। मिसेस अब्बास ने परेशान निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। मैंने सर को दोनों हाथों से थामा और डैशबोर्ड की जानिब झुक गया। फिर नहायत दर्द भरे लहजे में बोला, मैं इन लम्हात को याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद इनसे छुटकारा मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरा चेहरा पसीने से तर होने लगा। मिसेस अब्बास ने बुखलाए हुए अंदाज में डैशबोर्ड पर रखी हुई पानी की बोतल उठाई और मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, मैं तुम्हारे एहसासात को महसूस कर सकती हूँ। मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। बस इतना कहूँगी, हिम्मत और सब्र से काम लो। दुनिया में रहने के लिए बहुत कुछ सब्र और खामोशी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। पिछली सीट पे बैठी हुई मेरी लड़की को देख लो। वो इतनी सी उम्र में पागल खाने जाकर वापिस आई है। ये इसके खेलने कूदने के दिन थे, लेकिन लोगों ने इसे तमाशा बनाकर नफ्सियाती मरीज बनने पर मजबूर कर दिया। ये मेरी इकलौती औलाद है। इसके पैदा होने पर जब डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये गूंगी और बहरी है, इसी दिन से मेरी परेशानियों के ना खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज हो गया था। मैंने इसे अच्छी तालीम दिलवाई, लोगों से मिलने जुलने पर मजबूर किया। वो इनके तानों को सुनने के काबिल नहीं थी, वरना खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ते थे। कितने लोग मेरी मौजूदगी की परवाह न करते हुए कहते थे, बिनिश चांद की तरह पाक, मासूम और परियों की तरह खूबसूरत होने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं है। इस पर माजूरी का ग्रहण लगा हुआ है। मैंने सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त किया और इस बात पर खुदा का शुक्र अदा किया कि वो लोगों की बातें सुनने के काबिल नहीं है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गईं। फिर कुछ सोचते हुए पूछा, वो तलाक के बाद
तुम्हारे अपार्टमेंट में किस हैसियत से रह रही है, इसे फौरन वहां से बाहर निकालो। मैंने क्या सराई की, पागल खाने में इलाज के दौरान तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे और यकीनन अपार्टमेंट और कारखाने को भी अपने नाम करवा लिया होगा। मिसेस अब्बास बोली, मैं अपने वकील से मशवरा करती हूँ, इसे कोठी पर बुलाती हूँ ताकि तफसील से बातचीत हो सके। उन्होंने डैशबोर्ड पे रखा हुआ मोबाइल उठाया और नंबर मिलाने के बाद वकील को कोठी पे आने के लिए कहा। गाड़ी ने मोड़ काटा और रिहायशी कॉलोनी में दाखिल होने के बाद वसी और अरीज गेट के सामने रुक गई। एडवोकेट शमीम अख्तर का शुमार मुल्क के माया नाज वकीलों में होता था। इनकी उम्र 50 से ऊपर थी। मेरे मामले पर नज़रसानी के बाद बोले, होश व हवास से बेगाने इंसान के किसी भी अमल को कानून में अहमियत हासिल नहीं, हत्ता कि अगर इसी दौरान इससे कत्ल भी सरजद हो जाए तब सज़ा माफ़ कर दी जाती है। जायदाद की मुंतकली वाली बात तो बिल्कुल भी काबिल हज़म नहीं। मिसेस अब्बास बोली, तो फिर आप कल हमें रुबीना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दीजिए। हमें ना सिर्फ अपार्टमेंट के कागजात वापस चाहिए बल्कि गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिकाना हकूक भी। शमीम साहब बोले, मेरे ख्याल में कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने की नौबत नहीं आएगी। रुबीना अदालत जाने की धमकी पर ही हमारे हक में दस्तबरदार हो जाएगी। अदालत जाने की हमाकत पर जहां इसे सबकी का सामना करना पड़ेगा, वहां जायदाद के हाथ से जाने के बाद हत्या के इज्जत के तौर पर जुर्माना भी भरना होगा। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं इससे बातचीत करने के बाद आपसे दोबारा राब्ता करता हूँ। मिसेस अब्बास ने इस्बात में सर हिलाया। ठीक है, आप बातचीत करके देख लीजिए। अगर जायदाद बआसानी मिल जाती है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप कोशिश करके देख लीजिए, हम कुछ इंतजार कर लेते हैं। शमीम साहब ने मामले की बारीक बीनी पर मुख्तसर बातचीत की, फिर ज़रूरी कागजात जो मेरी फ़ाइल में मौजूद थे हमरा लेकर रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मिसेस अब्बास मुझसे मुखातिब हुई, जब तक तुम्हारी जायदाद का मसला हल नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो और अगर मुनासिब जानो तो मुझे इन हालात से आगाह कर दो जिसकी वजह से तुम्हें पागल खाने जाना पड़ा। मेरे चेहरे पर कर्ब के असरात पैदा हुए। मैं वो सब कुछ दोहराना नहीं चाहता था जिसे सोचकर ही मुझे वहशत महसूस होती है। मिसेस अब्बास के खलूस और मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए मैंने इनकार करना मुनासिब नहीं समझा और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद हम कलाम हुआ। बात ज़्यादा लंबी नहीं और मुझे यकीन है कि इसे बयान करते हुए मैं दोबारा पागल हो सकता हूँ, मगर आपके इसरार को रद्द नहीं कर सकता, इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ। महविश की वफात के बाद सोनू की उम्र गालबन 3 साल थी। मैं इसके लिए बहुत परेशान था। मेरे कारखाने में काम करने वाली रूबी ने मेरी परेशानी को भांप लिया और मेरे साथ अपार्टमेंट आना जाना शुरू कर दिया। वो सोनू पर खुसूसी तवज्जो देती, इसके कपड़े तब्दील करती, इसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, रात गए तक इसे बहलाने की कोशिश करती। अक्सर व बेशतर इसे वापस जाते हुए 12 बज जाते। मैं इसे रुखसत करते हुए अपना कीमती वक्त बर्बाद करने पर तासुफ का इजहार करता था। वो जवाब देती कि इसे सोनू की निगहदाश्त में खुशी महसूस होती है। फिर कमो पेश रोजाना ऐसा होने लगा। वो ऑफिस टाइम में मुझसे इजाजत लिए बगैर अपार्टमेंट चली आती। सोनू की देखभाल के लिए मैंने एक बूढ़ी आया रखी हुई थी। रूबी इसके होने के बावजूद भी सोनू के कपड़े तब्दील करती, इस्तेमाल वाले कपड़ों को धोती, इसकी ज़रूरत की चीज़ें करीबी दुकान से लेकर आती। मुझे आया की जुबानी सब कुछ मालूम होता जाता। मैं इसके एहसान तले दब कर रह गया था। महविश की वफात के बाद दोबारा घर बसाने की ख्वाहिश दम तोड़ चुकी थी, लेकिन सोनू की खातिर मैंने रूबी से अकेले में बात करने का फैसला कर लिया। इसने मेरे फैसले का ना सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि मुझे यकीन दिलाया कि वो शादी के बाद सोनू को अपने बच्चों की तरह प्यार करेगी। हमने सादगी से शादी कर ली और वो दुल्हन बनकर मेरे अपार्टमेंट में आ गई। मैं इन दिनों को कभी भुला नहीं सकता। ऑफिस से वापसी के बाद हम तीनों बाहर निकल जाते, समुद्र के किनारे वाक़या रेस्टोरेंट में खाना खाते और ठंडी रेत पर चहलकदमी करते। कई साल हंसते मुस्कुराते गुजर गए। फिर पता नहीं इतने साल बाद इसे क्या हुआ, इसके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। वो रात गए तक अपार्टमेंट से बाहर रहने लगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी। मैं सोनू की तरफ से बेपरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तन्हाई का शिकार होने लगा। नौकरों ने खाना दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया।
यूँ समझ लीजिए वो इनके रहमो करम पर था। दिन तेजी के साथ गुजरने लगे। सोनू 8वें साल में कदम रखने के बाद नहायत एहसास और संजीदा तबीयत का मालिक बन गया था। वो अक्सर मुझसे अपनी माँ के मुतालिक पूछता था। मेरे पास इसको समझाने के लिए वो अल्फाज नहीं थे जिनकी बदौलत मैं इसको मुतमिन कर सकता। ताहम वो इतनी सी उम्र में बखूबी जान चुका था कि रूबी इसकी माँ नहीं है। और मिसेस अब्बास, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब इसने मुझे ऑफिस में वीडियो कॉल की। मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया। मेरी आंखों में गुजरते हुए अजियतनाक लम्हे रक्स करने लगे। मुझे अपना दिल फटता हुआ महसूस होने लगा, जैसे मेरे जिस्म में से आहिस्ता आहिस्ता जान को बाहर निकाला जा रहा हो। जैसे आसमान से नीचे गिरने वाले वजूद को अच्छी तरह ये मालूम हो कि जमीन पर गिरने के बाद इसका जिस्म पाश पाश होने वाला हो और इस पर बेबसी का आलम तारी हो गया हो। मिसेस अब्बास ने मेज पर रखी हुई बोतल में से पानी गिलास में अंडेला और गिलास को मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने एक ही घूंट में पानी खत्म किया और हवास बहाल होने पर दर्द भरे लहजे में कहना शुरू किया। दोपहर के 4-4:30 बजे का वक्त था। ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे इसकी वीडियो कॉल मौसूल हुई। ये हर रोज का मामूल था। वो दिन में 1-2 कॉल जरूर करता था। वो किचन में तन्हा खड़ा था। मैंने कॉल करने की वजह दरियाफ्त की। वो चेहरा कैमरे की तरफ करते हुए बोला, बाबा मैं चाय बना रहा हूँ। मैंने सुबह बरकत से बनाना सीखी है। बातों के दरमियान इसने चूल्हे खोल लिए। गैस निकलने की हल्की फुल्की आवाज मुझ तक पहुँच रही थी। सर्दियों के दिन थे। किचन की खिड़कियां और रोशनदान बंद थे। मुझे अपने हाथों के तोते उड़ते हुए महसूस हुए। मैंने चिल्लाते हुए कहा, चूल्हे से दूर हो जाओ, गैस खुली हुई है। इसने मेरी बात की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। केतली में पानी डालने के बाद इसको चूल्हे पे रख दिया। मैंने बरकत के मुतालिक दरियाफ्त किया। इसने बेपरवाही से बताया वो सामान लेने अपार्टमेंट से बाहर गया हुआ है। फिर कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, बाबा मेरे हाथों की चाय पियोगे? मैंने सुबह भी बनाई थी, लेकिन इस वक्त चीनी और पत्ती बरकत ने डाली थी। इसने करीब रखी हुई माचिस हाथ में उठाई। मुझे चूल्हे में से गैस निकलने की आवाज मोबाइल से भी सुनाई दे रही थी। मैंने एक दफा फिर चिल्लाते हुए इसे मना करने की कोशिश की, लेकिन मिसेस अब्बास इसने मेरे चीखने पर तवज्जो नहीं दी। उफ मेरे खुदाया, मैं अपने आप को कितना मजबूर और लाचार महसूस कर रहा था। मैंने बेइख्तियार होकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांपा और ज़ारो कतार रोने लगा। मिसेस अब्बास पत्थर के बुत की मानिंद बैठी थीं। मैंने हिचकियों के दरमियान बताया। इसने मेरी बात नहीं मानी और तीली रोशन कर दी। मुझे भक की आवाज़ सुनाई दी और मैंने वो कुछ देखा जिसको देखने के बाद मेरी आंखों को फट जाना चाहिए था और मैं मजबूर व लाचार बना सब कुछ देख रहा था। इसके चीखने चिल्लाने की आवाजें मुझे अपने दिमाग पर हथौड़े की मानिंद महसूस हो रही थीं। मिसेस अब्बास, मैंने मोबाइल को उठाकर दीवार पर दे मारा और ऑफिस से निकलकर चीखता चिल्लाता हुआ गाड़ी की तरफ भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा था। मैंने इसे अपार्टमेंट की तरफ चलने के लिए कहा। मेरा ऑफिस अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी मुझे वहां तक पहुंचने में बहुत देर हो गई। इसने आखिरी सांस मेरी बाहों में लिया था। मेरा बच्चा जलकर मर गया और मुझे पागल खाने भिजवा दिया गया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन किसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिंदगी का कारोबार वैसे ही चल रहा था जैसे मैं छोड़कर गया था। कुछ भी तो नहीं हुआ सवाए इसके कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मिसेस अब्बास की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे। वो दिलासा देने के लिए अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ बैठी। फिर दस्ते शफकत सर पर फेरते हुए बोली, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। मैं जानती हूँ कि इसे भुलाना नामुमकिन है, ताहम याद रखने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। सब्र करो, इसी में खुदा की रजा है। मैं जख्म खुर्दा लहजे में बोला, अगर बीनिश के साथ ये सब होता तो क्या आप इसको भी सब्र की तलकीन करती? मिसेस अब्बास के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो खोखली आवाज में बोली, इसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। जब सब्र की हद पार हो जाती है तब होशो हवास दुनिया को मजबूर लाचार जिस्म खैराबाद कह देता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो पागल खाने दिमाग पर चोट लगने की वजह से गई है? नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। तुम्हारी तरह इससे भी बचपन को छीन लिया गया।
और छीनने वाला कोई नहीं, मेरा भांजा था। वो बचपन से आवारा तबीयत का मालिक था। मैं इसे अपनी बहन का बेटा होने के बावजूद भी कतई पसंद नहीं करती थी। ताहम बहन के मरने के बाद मुझे मजबूरन इसे घर में जगह देना पड़ी। मेरा काम ऐसा नहीं था कि मैं इस पर निगाह रख सकती। इन्हीं दिनों तो मेरी बुटीक ने तरक्की की राहों पर आगे बढ़ना शुरू किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मकबूल साहब मुझे अपनी नई फिल्म के लिए खिदमात का मौका देंगे। ये फिल्म मुकम्मल तौर पर बैरून मुल्क बनाने की तैयारियां की जा रही थीं और मुझे तमाम अदाकारों के मलबूसात का भारी ठेका और जिम्मेदारी दी गई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी और ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था। अगर मैं इस चैलेंज पर पूरा उतर जाती तो मेरी बुटीक की साख में 4 चांद लग जाते। इसलिए मैंने इस चैलेंज की तकमील में दिन रात एक कर दिए और वक्ती तौर पर मेहर अब्बासी को फरामोश कर दिया। मुझे इस मसरूफियात के दौरान 3 माह से ज़्यादा का अरसा लगा। इस अरसे के दौरान मैं वक्तन फ़वक्तन घर का चक्कर लगाती रही। हालात बज़ाहिर नॉर्मल रहे, लेकिन काम मुकम्मल करने के बाद जब मैंने कोठी में कदम रखा तब बिनिश की तबीयत को नासाज पाया। मैंने परेशान होकर फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। वो चेकअप के लिए घर आ गया। मुख्तसर चेकअप के बाद इंकशाफ किया कि बिनिश हामला है। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। हवास बहाल होने के बाद मैंने महर से मोबाइल पर राब्ता किया। वो अपने दोस्तों के पास बैठा था। मैंने सख्ती के साथ बातचीत करते हुए इससे बिनिश के मुतालिक पूछा। तब इसने नहायत ढटाई के साथ बताया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द शादी कर लेना चाहते हैं। मैंने बर्दाश्त से काम लेते हुए जल्द घर आने की तलकीन की। वो रात 12 बजे के बाद घर आया। मैंने इसके साथ तफसीली बातचीत की। वो शादी करने के लिए आमादा था। मेरे पास मजीद कोई चारा नहीं था। बिनिश भी इसे पसंद करती थी, इसीलिए मैंने चंद दिनों की सोचो विचार के बाद इन दोनों की शादी करा दी। पहला साल बहुत अच्छा गुजरा। बिनिश को लड़का हुआ। मैंने बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया। फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक तमाम लोगों को मदऊ किया। बिनिश खुश और मुतमिन थी। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। दूसरे साल वो दोबारा हामला हुई। इन्हीं दिनों महर ने घर आना तर्क कर दिया। मुझे फिक्र लाहक हुई। मैंने बुटीक के 2 आदमियों को कुछ मुआवजा देकर पता लगाने के लिए भेजा कि वो क्या करता फिर रहा है। उन्होंने जल्द ही मुझे बताया कि वो ताज महल के कमरा नंबर 312 में किसी गैर मुल्की औरत के साथ रहाइश पजीर है। मैंने होटल का रुख किया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया। इसे मेरी मदाखलत पसंद नहीं आई थी। चंद लम्हों की तू मैं और तल्ख कलामी के बाद इसने मुझे बताया कि वो दोनों शादी कर चुके हैं और जल्द ही लंदन जाने वाले हैं। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ताहम मैंने गुम होते हुए हवासों को जल्द ही यकजा कर लिया और इसे खींच तान कर कोठी ले आई। बिनिश को पता चला। तब इस बेजुबान ने ववेला मचाने की नाकाम कोशिश की। महर हत्ते से उखड़ गया। इसने मेरी आंखों के सामने बिनिश पर तशद्दुद किया। वो बैरूने मुल्क जाने के लिए पागल हुआ जा रहा था और इस पागलपन के दौरान मैंने इन दोनों को अकेले कमरे में भेजने की हमाकत कर डाली। मेरा ख्याल था शायद बिनिश की मोहब्बत इसे पिघला देगी और कुछ नहीं हुआ तो इसका बच्चा ही बाप के पाँव की जंजीरें बनकर रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुबह जब मैंने इनके कमरे का रुख किया तब वहाँ अफरा तफरी का आलम पाया। बिनिश बच्चे को गोद में उठाए बेड पे बैठी थी। इसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैंने बालों को हटाया। माथे से खून निकल रहा था। इस पर तशद्दुद किया गया था। खून के चंद धब्बे बच्चे के कपड़े पर भी थे। मैंने बच्चे को उठाया तब ये जानकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। इसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। हवास बहाल होने पर मैंने बिनिश को अस्पताल में एडमिट कराया। चंद दिनों के दौरान इसकी कोख में पलने वाला दूसरा बच्चा भी खत्म हो गया। महर और वो अंग्रेज हराफा होटल छोड़कर बैरूने मुल्क फरार हो गए। बिनिश का दिमागी तवाज़ुन मुतासिर होने लगा। वो जिस औरत के पास बच्चा देखती इससे छीनने की कोशिश करती। किसी भी मर्द पर अचानक हमला कर देती। वो इसे बच्चे की मौत का जिम्मेदार गर्दानती थी। हद आखिर इसने नौकर पर चाकू से हमला किया। नौकर जख्मी हो गया। मैंने इससे चाकू छीनने की कोशिश की
तो इसने इसी चाकू से मुझ पर भी हमला कर दिया। मजबूरन मुझे इसको पागल खाने भिजवाना पड़ा। मिसेस अब्बास चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर अफसुर्दा लहजे में बोली, वो सेहतयाब होने के बाद वापस तो आ गई है, ताहम अपने बच्चे को अभी तक भुला नहीं सकी। मैंने इस कमरे को मकफल कर दिया है जहां वो मेहर के साथ रहती थी, लेकिन इसकी निगाहों का मरकज अब भी वही कमरा है। मैंने कोठी में दाखिल होते ही ये बात महसूस कर ली थी कि इसकी मतलाशी निगाहें बच्चे को कोठी में तलाश कर रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी फौरन शादी कर दी जाए, फिर इसकी गोद में कोई नौमालूदा बच्चा डाल दिया जाए, तब वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आएगी। मैंने सवालिया लहजे में पूछा, मेहर का क्या हुआ? इसने दोबारा राब्ता नहीं किया? मिसेस अब्बास ने बताया, इसने गुज़िश्ता साल तलाकनामा भिजवा दिया था। इसके साथ एक मुख्तसर खत भी था जिसमें तहरीर था वो गैर मुल्की औरत से शादी कर चुका है, इसे इसमें कतई दिलचस्पी नहीं है, वो ये सब शहरियत हासिल करने के लिए कर रहा है, कभी वक्त ने साथ दिया तो माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आएगा। मैंने वो ख़त आज भी संभाल कर रखा हुआ है। मैंने पूछा, बिनिश को तलाक के मुतालिक मालूम है? हाँ, मिसेस अब्बास ने जवाब दिया। चंद दिनों कबल जब डॉक्टरों ने मुझे डिस्चार्ज होने की खुशखबरी सुनाई, तब बिनिश ने पहला सवाल मेहर के मुतालिक पूछा। मैंने इसे न सिर्फ तलाक के कागजात दिखाए बल्कि ख़त भी इसके सामने रख दिया। मैं इसका रद्द अमल देखना चाहती थी। वो खामोश रही, इसने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया और चंद हमें खत का मुताला करने के बाद मेरे हवाले कर दिया। इसकी आंखें खज़ां रसीदा दरख्त की मानिंद खुश्क थीं, बोलने के काबिल तो वो थी ही नहीं, इसीलिए अपने तासरात को भी पसे पर्दा रखते हुए सर झुका कर बैठी रही। मैंने एक माँ होने के नाते इसकी दिमागी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा लगा लिया, ताहम इसके लिए कुछ भी करना मेरे इख्तियार में नहीं था। इसे एक अदद बच्चे की ख्वाहिश थी। मैंने तलाश शुरू कर दी, लेकिन यहाँ कौन ऐसा है जो अपना बच्चा किसी दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाए। मुझे यकसर नाकामी का सामना करना पड़ा। तब मैंने दिल में पक्का तहैया किया कि इसकी जल्द अज जल्द शादी कर दूंगी। वह हसीन व जमील और पढ़ी लिखी है, इसे देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे यकीन है ये सब कुछ इसके ऐब पर पर्दा डाल देगा। मुझे इनकी आंखों में वो इल्तजा और बेबसी दिखाई दी जो इनके मकसद की तर्जुमानी कर रही थी। इनकी निगाहों का महफूम मैंने आसानी पढ़ लिया, लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैंने आंखें चुरा कर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मिसेस अब्बास ने ठंडी सांस भरते हुए सेटिंग रूम से मुत्तसिल किचन में काम करते हुए नौकरों को मुखातिब करके खाने के मुतालिक दरियाफ्त किया। खाना लग चुका था, इसीलिए हम दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। रात को सोते हुए मिसेस अब्बास की इल्तिजा मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती रही। इनका ये एहसान ही मेरे लिए काफी था। उन्होंने ये जानते बूझते हुए भी कि मैं 3 साल पागल खाने में रहने के बाद वापस आया हूँ, मुझे ना सिर्फ कोठी में रहने की इजाजत दी बल्कि अपने वकील की खिदमात देते हुए रूबी से गारमेंट्स फैक्ट्री और अपार्टमेंट की वसूली के लिए मुकदमे का आगाज भी करा दिया था। मैं इन्हें मायूस नहीं करना चाहता था, लेकिन बिनिश मुझसे 15-20 साल छोटी थी। इससे पागल खाने में शाज़ो नादिर ही मुलाकात होती थी। तब मैं सोचता था कि इतनी छोटी सी उम्र में इस पर ऐसा क्या सानिया गुजरा जिसे बर्दाश्त न कर सकने के बाद वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। ताहम ये हकीकत थी कि वो नहायत खूबसूरत मशरकी हुस्न का मुफज़िल नमूना थी। काले स्याह बाल, आंखें गुलाफी, नाक सुतवा, मुंह का दहाना तंग और जिस्म के नशेबो फराज हेजान खेज थे। वो गुलाब की खिलती हुई ताज़ा कली की मानिंद थी। पागल खाने में मर्दों और औरतों के लिए रहने का अलग-अलग इंतज़ाम था। ताहम ईद बकरा ईद की तकरीब के दौरान इन्हें यकजा कर दिया जाता था, तब मुलाकात हो जाती थी। मिसेस अब्बास हमेशा मुझसे गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार करती थीं। गुज़िश्ता साल उन्होंने ईद के मौके पर नए कपड़े ला कर दिए थे। मुझे इन चीज़ों की कतन ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ खो देने के बाद मुझे कोई भी ख्वाहिश नहीं थी। पागल खाने में पागलों की 3 अक़साम थीं। पहली, वो ख़तरनाक पागल थे
जिन्हें काल कोठरी की हद तक महदूद करके इनका इलाज किया जाता था। इनका स्टाफ भी अलहदा था। जहां इन्हें बंद किया जाता था वहां कोई आम इंसान नहीं जा सकता था। दूसरी किस्म इन पागलों की थी जिन पर पागलपन के दौरे वक्तन फवक्तन पड़ते थे। वो दौरे के दौरान खतरनाक होकर किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते थे। इन पर भी किसी हद तक पाबंदी लागू थी। इन्हें कभी कभार कमरे से बाहर लाया जाता था। वो पागल खाने में आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते थे। तीसरे नंबर पर वो पागल थे जो बेजर्द थे। मेरा और बिनीश का शुमार इन्हीं में होता था। ये दुनिया के सताए हुए थे और इन्हें सिर्फ अच्छे माहौल और मुख्तसर इलाज की ज़रूरत थी। इन्हें पागल खाने में हर किस्म की आज़ादी हासिल थी। ये कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन अमारत से बाहर निकलना इनके इख्तियार में नहीं था। बिनिश से इशारों की जुबान में बात करना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत सी बातें इसे समझा नहीं सकता था, ताहम वो मेरे इशारों को ना सिर्फ समझ लेती थी बल्कि अपना इजहार ख्याल भी मुझे समझा देती थी। हर चंद के ये मुलाकातें किसी मखसूस त्यौहार की हद तक होती थीं, लेकिन हर मुलाकात के बाद ये तजस्सुस मजीद तक़वियत हासिल कर लेता था कि ना जाने जालिम दुनिया ने इसके साथ ऐसा क्या सलूक किया था जिसकी वजह से इसे पागल खाने आना पड़ा था। इस एहसास के अलावा मुझे बिनिश से कोई और सरोकार नहीं था। मैं इसे पसंद जरूर करता था, लेकिन ये पसंद सिर्फ इसकी मजलूमियत और बेचारगी की हद तक महदूद थी। हो सकता था कि भोली भाली लड़की ने मिसेस अब्बास को इन मुलाकातों के मुतालिक और नजरिए से बताया हो, लेकिन सोचने की बात ये थी कि इनको अगर आगे बढ़ाया जाता तब इसके मुतालिक बिनिश का मौक़िफ़ क्या हो सकता था। अगर वो मेरा साथ देने के लिए आमादा हो जाती तब फिर हमारे दरमियान सिर्फ उम्रों का फर्क रह जाता था, और मुझे यकीन था कि ये फर्क जिंदगी में जहर घोलने के लिए काफी होता। वो एक हसास लड़की थी। ये तजाद इसे कभी भी मुतमिन नहीं रहने दे सकता था। रही मेरी बात, तो मैं दुनिया का ठुकराया हुआ ऐसा इंसान था जिसे किसी भी सहारे और घर बार की अब जरूरत बाकी नहीं रही थी। तमाम रात जागते हुए गुजर गई। दूसरे दिन 12 बजे के करीब शमीम साहब की आमद हुई। उन्होंने बताया कि वो रुबीना और जावेद साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ तलाक के कागजात का मुताला किया बल्कि फैक्ट्री के कागजात पर मौजूद दस्तखतों का मुआयना भी किया। इन तमाम कागजात पर आपके दस्तखत मौजूद नहीं हैं। अंगूठा लगाकर मकसद पूरा करने की कोशिश की गई है। मैंने जावेद साहब और रुबीना को धमकी दे दी है, अगर फैक्ट्री और जायदाद के कागजात मेरे हवाले ना किए गए तब मैं न सिर्फ इनके हसूल के लिए मुकदमा दायर करूंगा बल्कि 3 साल कबल होने वाली बेमायनी तलाक को भी चैलेंज कर दूंगा, जिसमें शोहर की मर्जी शामिल नहीं है। अलावा अजी जरूरी कागजात पर मालिक का अंगूठा इस बात का इजहार करता है कि इसकी दिमागी हालत अंगूठा लगाते हुए काबिल तफ्तीश थी। मिल के कागजात पर दस्तखत ना होना कुछ मायने तो रखता है। अंगूठे की अहमियत एक अनपढ़ जाहिल शख्स के मामले में कबूल की जा सकती है, पढ़े लिखे शख्स के लिए काबिल कबूल नहीं। वो दोनों बुखला गए। मैंने इन्हें सोचने के लिए हफ्ते भर का वक्त दे दिया है। अगर उन्होंने इनकार किया तो कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दूंगा। मैंने पूछा। रूबी ने बताया था कि कारखाने को दिवालिया होने के बाद फरोख्त कर दिया गया। वो झूठ था या कारखाना अब भी इसके नाम पर मौजूद है? कारखाने को फरोख्त नहीं किया गया। इसके करता धरता जावेद साहब हैं। वो अधेड़ उम्र और पढ़े लिखे इंसान है। ताहम रुबीना का रवैया मुझे मशकूक और गैर तहजीब याफ्ता लगता है। मामले में हाथ भी इसी का है। मैंने मजीद बातचीत का इरादा तर्क कर दिया। शमीम साहब ने मिसेस अब्बास से पूछा, बिनिश दिखाई नहीं दे रही, इसकी तबीयत अब कैसी है? इतना बड़ा सदमा झेलने के बाद बुझ कर रह गई है। मिसेस अब्बास ने बताया, वापस जिंदगी की तरफ लौटने में कुछ वक्त लगेगा। मैं उठकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। माली घास को पानी दे रहा था और वो लान के पास लगे हुए दरख्त के करीब खड़ी न जाने किन सोचों में गुम थी। सया शलवार कमीज में इसका सोगवार हुस्न मजीद नुमाया होकर रह गया था। मुझे मिसेस अब्बास की आवाज़ सुनाई दी। मैं सोच रही हूँ कि बिनिश को चंद दिनों के लिए भूरबन भेज दूँ। आबो हवा तब्दील होगी तब दिल व दिमाग में अच्छे असरात पैदा होंगे।
शमीम साहब की आवाज़ सुनाई दी। भूरबन वाली कोठी खाली पड़ी है, वो वहाँ अकेली कैसी रहेगी? यही तो मसला है, मिसेज अब्बास बोली। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इसके साथ जा सकूं, और यहाँ से इसके साथ जाने वाला कोई नहीं। इसके बाद की गुफ्तगू सरगोशियों में मुंतकिल हो गई। मुझे जो महफूम समझ में आया वो कुछ यूं था। अली के मुतालिक आपकी क्या राय है? अच्छा इंसान है, ताहम पागल खाने का ठप्पा इसके माथे पर लग चुका है। ठप्पा तो बीनिश के माथे पे भी लगा हुआ है। अब इस खौफ से मैं इसे घर से तो नहीं निकाल सकती। इन दोनों की उम्रों में काफी हद तक तजाद पाया जाता है। फिर क्या आप मेहर के लगाए हुए जख्म को भुला चुकी हैं? जो भी कीजिएगा सोच समझ कर और बीनिश से मशवरे के बाद कीजिएगा। न जाने वो इसके मुतालिक क्या राय रखती है। मिसेज अब्बास बोली, मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन किसी हद तक अंदाज़ा ज़रूर लगा चुकी हूँ कि वो अली को नापसंद नहीं करती। पागल खाने में होने वाली चंद मुलाकातों के दौरान मैंने जब भी इससे किसी दोस्त के मुतालिक दरियाफ्त किया, तब इसने इशारों की ज़बान में अली के मुतालिक मुझे बहुत कुछ बताया। भूरबन वाली कोठी खाली पड़ी है, मैं दोनों को चंद दिनों के लिए वहाँ भेजना चाहती हूँ। आप अली से बातचीत कर लीजिए, न जाने इसकी इस बारे में क्या राय है। शमीम साहब की आवाज़ सुनाई दी, आप इस पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर रही हैं। एक दफ़ा जो हो गया कहीं दोबारा ना हो जाए। मेहर और बिनिश को भी आपने तन्हा छोड़ दिया था। इसने जो किया वो आपके सामने है। मैं इन्हें तन्हाई में रहने का मौका ज़रूर दूंगी, लेकिन तन्हाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की मोहलत नहीं दूंगी। वहाँ नौकरों के अलावा अब्दुल रहमान चाचा भी मौजूद हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चंद दिनों की छुट्टी लेकर इन दोनों के हमरा भूरबन चले जाएं। कुछ आराम भी हो जाएगा और तफरी भी। इन दोनों को तन्हाई में मिलने का मौका भी दीजिएगा और इन पर नज़र भी रखिएगा। मेरे ख्याल में रुबीना वाले मामले में बातचीत के अलावा अदालती कार्रवाई होने का इम्कान नहीं। वो आप मोबाइल पर कर सकते हैं। ये वो गुफ्तगू थी जो मुझे वक्फों से में सुनाई देती रही। मेरा दिमाग माऊफ होकर रह गया। कुछ सोचना समझना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए खामोशी के साथ अपने कमरे में आ गया। रात को खाने के बाद मिसेस अब्बास ने मुझे अगले इक़दाम के मुतालिक दरियाफ्त किया। मैंने बताया मैं कबल अस वक्त कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ। अगर रुबीना कागजात देने के लिए आमादा हो गई, तब गुलशन इकबाल वाली कोठी में मुंतकिल हो जाऊंगा। आप पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। आपका यही एहसान मेरे लिए काफ़ी है। आपने कागजात की वापसी के लिए अपने वकील की खिदमत बहम पहुँचाई। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, इसमें एहसानमंद होने वाली कोई बात नहीं। ताहम फिर भी अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बिनिश के साथ चंद दिनों के लिए भूरबन चले जाओ। वहाँ तन्हाई और सुकून है। इसे शादी के लिए रजामंद करो। वो तुमसे मानूस है, तुम्हारी बातों को अहमियत देगी। मैं परेशान लहजे में बोला, मैं इससे बातचीत कैसे करूँगा? इशारों की जुबान में नाबल्द हूँ और वो बोल नहीं सकती। मिसेस अब्बास अपने पर्स से मोबाइल बाहर निकालते हुए बोली, बेनिश मोबाइल को इस्तेमाल करना जानती है। तुम अपना मकसद मैसेज के जरिए बयान कर सकते हो। वो उर्दू पढ़ना लिखना जानती है, जवाब जरूर देगी। शमीम साहब तुम दोनों के साथ भूरबन जाएंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इन्हें बता देना। कोठी में काम करने वाले नौकरों के अलावा बाबा अब्दुल रहमान भी वहाँ होंगे। वो भूरबन के इन तमाम मुकामात से वाकफियत रखते हैं, जिनके मुतालिक वहाँ के रिहायशी भी शादो नादिर ही जानते हैं। मैंने पूछा, क्या आपने इसके लिए कोई लड़का देखा है? मुझे देखने की जरूरत नहीं, वो इसके लिए खुद मुख्तार है। मैंने पागल खाने की तकरीबात में हमेशा महसूस किया कि वो तुम्हारी मैयत में खुशी और सुकून महसूस करती है। इस राज में तुम्हें भी शामिल कर ले कि वो आगे क्या करना चाहती है। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में आ गया। मैंने बिनिश को इन निगाहों से कभी नहीं देखा था जिसकी ख्वाहिश मिसेस अब्बास कर रही थी। इसकी खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन किसी को हमसफर बनाने के लिए कुछ जान पहचान की जरूरत होती है। ताल्लुकात इतनी जल्द पायदार नहीं हो पाते। ताहम सोनू की यादों से छुटकारे के लिए मुझे सुकून और तन्हाई की अशद जरूरत थी, और मैं शोर शराबे नफ्सा नफ्सी की दुनिया को छोड़कर चंद दिनों के लिए पहाड़ी इलाके की तरफ जाना चाहता था। इसीलिए दूसरे दिन ही हम दोनों शमीम साहब के हमराही में भूरबन आ गए। कोठी 6 कमरों, वसी और अरीज लान और मुख्तसर कारपोर्च पर मुश्तमिल थी।
बरामदे में चीड़ के दरख्त और इनके दरमियान बहती हुई आबशार दिखाई देती थी। नहायत पुरफजा और पुरसुकून मुकाम था। बाबा अब्दुल रहमान की उम्र 60 से ऊपर थी। उन्होंने हम तीनों का इस्तकबाल अनाओ इकसाम के खानों से किया। आसमान पे गहरे बादल छाए हुए थे। बारिश होने की तवक्का थी। रात के खाने के बाद बीनिश अपने कमरे में चली गई। शमीम साहब मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, मिसेस अब्बास का घराना नहायत मोहब्बत करने वाला और पुरखुलूस घराना है। मुझ पर इनके बहुत एहसानात हैं। वकालत की तालीम मुझे इनके वालिद साहब ने दिलवाई और तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने मुस्तकिल तौर पर अपने आप को इस घराने से वाबस्ता कर दिया। बाहर गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का आगाज हो गया। कोठी में बिजली की सहूलत थी, गैस नहीं थी। नौकर ने आतिशदान में लकड़ियां डालकर इसे रोशन कर दिया। शमीम साहब बता रहे थे, इस कोठी के अलावा विरसे में मिली हुई मिसेस अब्बास की जायदाद है जिनकी देखभाल मेरे जिम्मे है। बुटीक वाला काम मसरूफ रहने का एक बहाना है। मैंने शमीम साहब के सरापे का बगौर जायजा लिया। इनकी उम्र 50 से 55 के दरमियान थी। शख्सियत पुरवकार, आंखों पर नफीस चश्मा लगा हुआ था। सर के बाल सफेद थे। बाबा अब्दुल रहमान ने काफी के 2 मग हमारे हाथों में थमा दिए और शमीम साहब से इजाजत लेकर अपने क्वार्टर की तरफ चले गए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने मेरी तरफ बगौर देखते हुए पूछा, एक बात पूछूं आपसे, मिसेस अब्बास का घराना आपको कैसा लगा? आपकी तरह मुझ पर भी इनके बहुत एहसानात हैं। मैंने जवाब दिया, मैंने कभी फरिश्तों को नहीं देखा, ताहम ख्याल है कि जरूर मिसेस अब्बास जैसा होगा। शमीम साहब ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, तो फिर आप इस घराने को अपना लें। बिनिश बहुत अच्छी लड़की है। मिसेस अब्बास इसके लिए परेशान है। वो जिंदगी की तरफ लौट आने के बावजूद भी इसे कबूल नहीं कर रही। आप इसे नई जिंदगी दे सकते हैं। देखिए, इनकार ना कीजिएगा, ये आपका इस घराने पे एहसान होगा। मैं बात काटते हुए बोला, हम दोनों की उम्रों के दरमियान बहुत फर्क पाया जाता है। फिर इस फर्क से भी कत्ता नजर मुझे मालूम नहीं वो मेरे मुतालिक क्या राय रखती है। इससे इस मौजू पर बात कर लीजिए तो बेहतर होगा। शमीम साहब बोले, वो आपको पसंद करती है। भोरबर्न आने से कबल मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने आप दोनों को यहाँ इसी नीयत से भेजा है ताकि आप दोनों एक दूसरे को जान और परख लें। हतमी फैसले का इख्तियार आपको हासिल है। ये चंद दिन आपके पास सोचो विचार के लिए मौजूद हैं। कोई अच्छा फैसला करके मुझे इससे आगाह कर दीजिएगा। उन्होंने कॉफी का मग खत्म करने के बाद इसे मेज पे रख दिया। फिर सिटिंग रूम के सामने दिखाई देने वाली गैलरी की तरफ इशारा करते हुए बोले, गैलरी में पहला कमरा आपका और दूसरा बिनिश का है। आप मोबाइल पर मैसेज के जरिए इससे बातचीत कर सकते हैं। मिसेस अब्बास ने इसे आपके मुतालिक बता दिया है। वो जवाब जरूर देगी। अब मैं चलता हूँ, सुबह आपसे मजीद बातचीत करूँगा। वो किचन की दूसरी तरफ वाक़या अपने कमरे की तरफ चले गए। बादलों की गर्ज चमक का सिलसिला जारी व सारी था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। कमरा नहायत खूबसूरत और मुख्तसर सामान से मज़य्यन था। दरवाजे के साथ बेड लगा हुआ था। इसके पीछे वसी और अरीज खिड़की थी। सीधे हाथ की दीवार में अलमारी और उल्टे हाथ की तरफ बाथरूम का दरवाजा था। बेड के सामने दरवाजे के साथ छोटी सी ट्रॉली पर टीवी रखा हुआ था। फ्रेश होने के बाद मैंने शब ख्वाबी का लिबास पहना और बेड पर लेटकर हालात पर नजरसानी करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिनिश बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मैं अभी तक सोनू की यादों से छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहा था। मुझे कुछ वक्त दरकार था। मेरी आंखों में इसके मासूम चेहरे की छवि बसी हुई थी। मैं आंखें बंद करने पर इसे अपने सामने खड़ा हुआ पाता था। इसकी एक एक याद मेरे दिल में मौजूद थी। शायद कारखाने के वर्करों पर मुश्तमिल मुख्तसिर जमात की मुलाकात का दिन था। इनमें से चंद ने जाते हुए सिगरेट एशट्रे में डाल दिए। मैं जब इन्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक गया, तब सोनू ने बुझे हुए सिगरेट का टोटा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। ऐन वक्त पर मैं कमरे में आ गया और मैंने बेइख्तियार इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो मचल कर रो दिया था। ये शायद मेरा पहला और आखिरी थप्पड़ था। मैंने खाली खाली निगाहों के साथ अपने हाथों की तरफ देखा और फिर चेहरे को ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। मार खाने वाला दुनिया से चला गया और मारने वाला कब्र के दहाने पे खड़ा था। भला ऐसी हालत में मैं किसी का सहारा कैसे बन सकता था? मैं तो मौत का मुंतजिर था। किसी को जिंदगी देना मेरे इख्तियार में नहीं था। न जाने कितनी देर मैं रोता रहा। मेरा चेहरा और कमीज का दामन आंसुओं से लबरेज हो गया। मैं उठकर बाथरूम की तरफ आ गया।
चेहरे को अच्छी तरह पानी से धोने के बाद तौलिए के साथ पहुंचा। कुछ इत्मीनान महसूस हुआ। बाहर निकलते हुए मुझे किसी की हिचकियां लेकर रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बाथरूम के ऊपर बने हुए रोशनदान में से आ रही थी। ये रोशनदान बीनिश के बाथरूम में खुलता था। मैं तड़प कर इसके कमरे की तरफ चला आया। दरवाजा खुला हुआ था। वो बेड पर बैठी रो रही थी। मैंने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया तो इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर बेड से उतरकर खड़ी हो गई। मैंने हाथ के इशारे से रोने की वजह दरियाफ्त की। वो खामोश खड़ी अपने हाथों के नाखून की तरफ देखती रही। मैं मुड़कर कमरे की तरफ आ गया। मिसेस अब्बास का दिया हुआ मोबाइल साइड टेबल पर रखा हुआ था। मैंने उठाया और वापस बीनिश के कमरे की तरफ चला आया। वो बेड पर बैठी खाली खाली निगाहों से दीवार की तरफ देख रही थी। इसका मोबाइल सरहाने के पास रखा हुआ था। मैंने मैसेज टाइप किया, तुम क्यों रो रही हो, मामला क्या है, और मैसेज सेंड कर दिया। हल्की सी वाइब्रेशन ने बीनिश को अपनी तरफ मतवज्जा किया। इसने मोबाइल उठाया और मैसेज पढ़ने के बाद हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से इसे समझाया कि वो मैसेज का जवाब दे। चंद लम्हे खामोश बैठे रहने के बाद इसने जवाब दिया, मेरे बच्चे को बिछड़े हुए 3 साल होने वाले हैं। वो मुझे बहुत याद आता है। मैं बेड के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और मैसेज टाइप किया। कितनी हैरत की बात है, आज के दिन मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हुआ था। चंद लम्हे कबल इसे याद करके मेरी आंखों में भी आंसू झलक पड़े थे। मैंने मैसेज सेंड कर दिया। फौरन जवाब मौसूल हुआ। इसे क्या हुआ था? मैंने जवाब दिया, इसकी अलमनाक मौत को मैं बयान नहीं करना चाहता। बस इतना कहूँगा, वो हादसाती मौत मर गया और मैं जीते जी मर गया। तुम्हारे और मेरे रोने से वो दोनों वापस नहीं आएंगे। फिर रोने का क्या फायदा? इसने जवाब दिया, रोना मेरे इख्तियार में है और इससे मुझे कोई मना नहीं कर सकता। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद इसके चेहरे की तरफ देखा। सया आंखों पर झुकी हुई पलकें आंसुओं की बदौलत भीग कर एक दूसरे के साथ चिपक गई थीं। रुखसारों पर बहने वाले आंसुओं ने एक रास्ता बना लिया था। इसके गाल बार बार रगड़ने की बदौलत गुलाबी हो रहे थे। होंठ बिस्मिल परिंदे की तरह कांप रहे थे। मैं कितनी देर बेखुदी के आलम में इसके चेहरे को टिकटिकी बांधे देखता रहा। नजरों की तपिश को महसूस करते हुए इसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और गुस्सीले लहजे में मैसेज टाइप किया, मैं आराम करना चाहती हूँ, प्लीज आप कमरे से बाहर चले जाइए। जोरदार आवाज के साथ बादल गरजा। बीनिश ने बेड पे लेटने के बाद कंबल को सर तक ओढ़ लिया। मैंने तवील सांस ली और अपने कमरे की तरफ आ गया। दूसरी सुबह मतला साफ हो गया। सुनहरी धूप ने धुली हुई पहाड़ी वादी का मुहासरा कर लिया। आसमान निखरी हुई नीलाहट के दरमियान दिलफरेब दिखाई दे रहा था। नाश्ता करने के बाद शमीम साहब ने हम दोनों को बाबा अब्दुल रहमान के साथ पहाड़ी चश्मे की जानिब जाने के लिए कहा। बीनिश जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शमीम साहब के सामने इसकी एक ना चली और मजबूरन इसे हामी भरना पड़ी। बाहर तूफानी बारिश ने कीचड़ की कैफियत नुमाया कर दी थी। ताहम घास की बहुतात कीचड़ को अपने अंदर छुपाने की कोशिश कर रही थी। पहाड़ कोठी से ज्यादा दूर नहीं था और चीड़ के दरख्तों की वजह से वहाँ कीचड़ भी कम था। इसीलिए हम तीनों बआसानी ऊपर चढ़ते चले गए। चिड़ियों के महसूर कर देने वाली आवाजों से जंगल गूंज रहा था। बाबा अब्दुल रहमान अपने साथ फ्लास्क में काफी बनाकर लाए थे। चंद बिस्किटों के डब्बे भी हमरा थे। ये तमाम सामान एक छोटी सी बास्केट में महफूज था। कुछ आगे जाने के बाद दरख्तों के फासले में दूरी पैदा होने लगी। फिर एक मुख्तसर मैदान की सूरत नुमाया हुई। यहाँ घास का गलीचा बिछा हुआ था और पहाड़ी चश्मा दरमियान से गुजरते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। दरख्तों के पत्तों में से धूप छन कर माहौल को नीम रोशन कर रही थी। वहाँ 2-3 दरख्तों के कटे हुए तने पड़े हुए थे और पहाड़ का माहौल घंटियों की मुतरन्नुम आवाजों से गूंज रहा था। हल्की बांसुरी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बाबा अब्दुल रहमान ने बास्केट को एहतियात के साथ एक दरख्त के तने के पास रख दिया। फिर बोले, छीनों की भैंसें चरागाह में होंगी, बांसुरी वही बजा रहा है, मैं इससे दूध लेकर आता हूँ, आप दोनों यहाँ बैठ जाएं। मैंने अस्पात में सर हिलाया। बीनिश खोई खोई निगाहों से वीरान जंगल के सरसब्ज दरख्तों को देख रही थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप किया,
क्या देख रही हो? जवाब मौसूल हुआ, मैं महर के साथ यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ। ये जगह इसे बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे इसकी तन्हाई हमेशा काट खाने को दौड़ती थी। मैंने मैसेज टाइप किया, तुम इससे बहुत प्यार करती थी, हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत इसे वापस आने पर मजबूर कर दे। बिनिश ने जवाब दिया, वो वापस आ भी गया तब भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, हमारे दरमियान तलाक हो चुकी है। मैंने पूछा, बच्चे के साथ क्या हुआ था? क्या वो एक हादसा था या फिर कत्ल था? इस दफा जवाब कुछ ताखीर के साथ मौसूल हुआ। ना जाने वो हादसा था या कत्ल, जो भी था इसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। वो लंदन जाने के लिए बेचैन था और मुझे अपनी सौतन का चेहरा इसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। मैंने जब इससे अपनी सौतन के मुतालिक पूछा, इसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी तरह गूंगी नहीं है और सबसे बढ़कर वो लंदन की रहने वाली है, जिससे शादी के बाद इसे बाआसानी वहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती है। हम दोनों तमाम रात लड़ते रहे। सुबह इसके जाने से कबल मैंने बच्चे को इसके आगे रख कर इसे रोकने की कोशिश की। इसने मेरे हाथ को झटक दिया। बच्चा सर के बल जमीन पर गिर गया। इसने गुस्से में मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब सब कुछ खत्म हो गया था। पहाड़ का माहौल इसकी हिचकियों से गूंजने लगा। मैंने दर्द भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसने चेहरे को दोनों हाथों से ढांपा और ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने बेख्तियार होकर इसके सर पर हाथ रखने की कोशिश की। वो तड़प के पीछे हट गई और वहशत भरी निगाहों से पहाड़ों की बुलंदियों की जानिब देखने लगी। कुछ देर बाद इसने दोबारा मैसेज टाइप किया, वो मुझे बहुत याद आता है। मैं तमाम रात सुकून की नींद सो नहीं सकती। मुझे इसके बेचैन होकर रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो भूख से बिलक कर मुझे पुकार रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठ जाती हूँ और खाली कमरा देखने के बाद मेरा दिल कट कर रह जाता है। मैं इसे कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। कदमों की आहट सुनाई दी और बाबा अब्दुल रहमान दूध का बर्तन हाथ में थामे नमूदार हुए। माहौल की तशनगी को महसूस करके वो चश्मे के पास खामोशी से खड़े हो गए। मुझे दोबारा मैसेज मिला, मैं वापस कोठी जाना चाहती हूँ। ये जगह मुझे काट खाने को दौड़ती है। ऐसा मालूम होता है जैसे वो इन दरख्तों के पीछे से नमूदार होगा और दोबारा मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा। प्लीज मुझे वापस कोठी ले चलो। मैंने बाबा अब्दुल रहमान को सामान उठाने के लिए कहा और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। इस वाक़े के बाद बीनिश ने मोबाइल बंद कर दिया। वो मुझसे बातचीत नहीं करना चाहती थी। शाम को शमीम साहब इसे ज़बरदस्ती सिटिंग रूम में ले आए। हम तीनों चाय पीते हुए लूडो खेलने लगे। हर चंद कि वो बेदिली के साथ खेल रही थी। मैंने महसूस किया था कि कोठी से बाहर जाने के नाम से ही इस पर वहशत का दौरा पड़ जाता है। वो अपने खोल में बंद होकर जिंदगी गुजारना चाहती है। मुझे इस पर बहुत तरस आता था। वो अपने दुख का इजहार करने के काबिल नहीं थी। अंदर ही अंदर घुट कर मरती चली जा रही थी। वो 26 फरवरी की सर्द रात थी। 9 बजने वाले थे। मैंने कमरे में आने के बाद हस्बे मामूल बिनिश को मिस कॉल दी। गैर मुतवक्का तौर पर इसका मोबाइल ऑन था। बेल जाने लगी। मुझे मालूम था वाइब्रेशन की हरकत इसे अपनी जानिब मतवज्जा कर लेती है। स्क्रीन पे निगाह पड़ते ही मुझे तारीख दिखाई दी। दिल को धचका लगा और मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। आज सोनू की सालगिरह थी। कितनी हैरत की बात थी। इसकी और मेरी पैदाइश का दिन एक ही था। आज अगर वो जिंदा होता तो इसकी उम्र 11 साल होती। उम्र पूरी होने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन इससे मुंसलिक यादें और लम्हे हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं इसे कभी भी भुला नहीं सकता। मेरे दिल में जिंदगी को खत्म करने की शदीद तमन्ना पैदा हुई। साइड टेबल पर छोटी सी बास्केट में कुछ फल रखे हुए थे। इनके करीब छुरी पड़ी हुई थी। मैंने छुरी को उठाया और अपने उल्टे हाथ की हथेली पर धार को फैला दिया। सुर्ख ताज़ा खून बहने लगा। मुझे दर्द का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं हुआ। जख्म का दर्द इस दर्द की निस्बत कम था जिसका सामना दिल को करना पड़ रहा था। इस दफा मैंने हाथ को जख्म देने की बजाय छुरी को कलाई के पास रख दिया।
दिया। अचानक ही सोनू का चेहरा मेरी आंखों के सामने नमूदार हुआ। वो नहायत बेचैन दिखाई देता था। इसकी आंखों में कर्ब और वहशत थी, लबों पर इल्तजा रक्स कर रही थी। बाबा ऐसा ना करो, मुझे बहुत अजियत होती है, खुदा के वास्ते इसे दूर फेंक दो। मैंने घबरा कर छुरी को दरवाजे की तरफ फेंक दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। किसी ने अचानक ही मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं हड़बड़ा कर पलटा। बीनिश को सामने देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। इसकी आंखों में हैरत और तासुफ के मिले जुले असरात थे और निगाहें इस खून की लकीर पर मरकूज थीं जो मेरी हथेली से होते हुए बेड की चादर को रंगीन कर रही थी। इसने तड़प कर बाथरूम का रुख किया। मैं परेशान निगाहों से इसे देख रहा था। वो वापस आई तो इसके हाथ में पानी से भीगा हुआ दुपट्टा पकड़ा हुआ था। ये वही दुपट्टा था जो चंद लम्हे कबल वो सर पर ओढ़े हुए थी। इसने गीले दुपट्टे से मेरे हाथों का जख्म साफ किया और कुछ हिस्सा फाड़ कर पट्टी की सूरत में बांध दिया। खून निकलना रुक गया। चंद लम्हे मेरी तरफ बेमायनी अंदाज में देखते रहने के बाद वो मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। फिर फौरन मोबाइल लिए नमूदार हुई। इसने मैसेज टाइप करके मुझसे हाथ काटने की वजह दरियाफ्त की। मैंने बताया आज मेरे बेटे की सालगिरह है, अगर वो मेरे पास होता तो 11 साल का हो चुका होता। बीनिश मैसेज पढ़ने के बाद दुख भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने दूसरा मैसेज टाइप किया, तुम ये ना समझना औलाद के दुख में अकेली तड़प रही हो, हम दोनों का दुख साझा है, लेकिन हर दुख के बाद एक खुशी भी होती है। महफिज की मौत के बाद सोनू की अपनायत और इसकी दर्दनाक मौत के बाद मुझे यकीन है कि कोई ना कोई खुशी मुंतजिर होगी। बीनिश के चेहरे पर कोसों कज़ा पैदा करने वाली दिलफरेब लहर नमूदार हुई और वो मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन मैंने इसके रवैये में वाक़या तब्दीली महसूस की। वो खामोश थी, ताहम इसका अंग अंग इस बात की गवाही दे रहा था कि वो मेरी जात से समझौता कर चुकी है। इसके चेहरे पर उदासी अब भी थी, लेकिन अब इसमें शिद्दत नहीं रही थी। उदासी ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इस सुबह इसने खुद बाहर जाने के इरादे का इजहार मैसेज करके किया। बाबा अब्दुल रहमान की तबीयत नासाज थी, इसलिए हम दोनों अकेले ही कोठी से बाहर निकल आए। मैं रास्तों से नावाकिफ था, लेकिन इसे मालूम थे। वो तमाम दिन हमने पहाड़ी इलाके में घूमते हुए गुजार दिया। शमीम साहब की निगाहें सब कुछ जांच रही थीं। उन्होंने फोन करके मिसेस अब्बास को खुशखबरी सुना दी। वो कॉल मेरी मौजूदगी में की गई थी। खुशखबरी सुनने के बाद मिसेस अब्बास चंद लम्हों के लिए खामोश होकर रह गईं। इन्हें तवक्का नहीं थी कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। शमीम साहब ने इन्हें बताया हम जल्द वापस आ जाएंगे, ताहम शायद इन दोनों का दिल बूरबंद से अभी तक उकताया नहीं है। आप मैसेज करके बीनिश से इसकी रजामंदी दरियाफ्त कर लें। मिसेस अब्बास ने फोन बंद कर दिया। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते आपसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। बहुत शुक्रिया।